नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम डिजिटल स्टडी पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हमारी जो बायोलॉजी चल रही है उसमें मैं आपको 5 पार्ट करवा चुका हूं। आज हम पार्ट नंबर 6 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और साथियों, मैं बता दूं कि मैंने आपको बायोलॉजी में एक टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा आज, कोशिका का टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उत्तक के बारे में। साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे राजस्थान लेवल के इन एग्जामों की तैयारी करते हो, चाहे आप इंडिया लेवल के इन एग्जामों की तैयारी करते हो, यहीं से क्वेश्चन आता है। साथियों, एक बार विश्वास करके देखो, किसी भी पेपर को उठा के देख लेना, किसी भी पेपर को, इस इंडिया के अंदर किसी भी पेपर को उठा के देख लेना, आपको इस क्लास से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये जो मैं क्लास आपको करवा रहा हूँ, ये 0 लेवल से लेकर के आपको 100% तक करवा रहा हूं। और आपको ये पता है कि 100% मशीन की दक्षता भी नहीं होती, तो ये मान लो आप 99% तक मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, अगर आप मेरी बातों को समझोगे, अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, रिवाइज करोगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छे से मैं आपको करवाऊंगा। आपका सपोर्ट मेरे को मिलता रहा तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। बायोलॉजी हमारी चल रही है। बायोलॉजी जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। लगभग 35 से 40 दिन में मैं पूरी बायोलॉजी A to Z बायोलॉजी विद क्वेश्चन में आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। कोशिश रहेगी मेरी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा टाइम भी इनका बढ़ाने वाला हूं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथियों, आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर आपको PDF वगैरह मिलती रहती हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, कल मैं आपको कोशिकांग के बारे में पढ़ा रहा था, और कल मैंने लास्ट आपको जो बताया था वो गोल्जिकाय के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? गोल्जिकाय के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था गोल्जिकाय क्या होता है। गोल्जिकाय की खोज किसके द्वारा की गई थी? कैमिलो गोल्जी के द्वारा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कैमिलो गोल्जी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिका में गोल्जिकाय की खोज की थी। ये बात मैंने आपको बताई थी। बेकर नाम के व्यक्ति ने लिपोकोंड्रिया इसको कहा था। अगर ये पादप कोशिका में पाया जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम बोलते हैं। इसे कोशिका का स्रावी अंगक कहा जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, सिस्टर्नी और वेसिकल। सिस्टर्नी एक नलिकाकार संरचना होती है, वेसिकल एक प्रकार की थैलीनुमा संरचना होती है। गोल्जिकाय लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। माइकोप्लाज्मा जीवाणु, नील हरित शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, RBC और परिपक्व शुक्राणुओं में यह नहीं पाया जाता। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, कल बताई थी मैंने। आज हम बात करने वाले हैं गोल्जिकाय के कार्य। गोल्जिकाय कौन कौन सा काम करता है, क्या क्या कार्य करता है, उनके बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गोल्जिकाय के सबसे 1 नंबर काम की बात करते हैं। पहला काम क्या करता है? गोल्जिकाय जो होता है वो जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु जो होते हैं, इस शुक्राणु को हम नर युग्मक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर युग्मक। इसको हम नर युग्मक बोलते हैं। एक होता है अंडाणु, एक अंडाणु होता है, उसको हम बोलते हैं मादा युग्मक। क्या बोलते हैं? मादा युग्मक बोलते हैं। अच्छा, यहां पर बात शुक्राणु की हो रही है, तो शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करना। शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो शुक्राणु के एक्रोसोम का जो निर्माण होता है वो इस गोल्जिकाय के द्वारा होता है। अच्छा, शुक्राणु जो होता है उसमें 2 संरचनाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार से होता है शुक्राणु आपका बना हुआ। ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला नीचे वाला, इसको बोलते हैं शुक्राणु की पूंछ। इसको क्या बोलते हैं? शुक्राणु की पूंछ बोलते हैं। और ऊपर वाला जो भाग है साथियों, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं। तो जो एक्रोसोम का निर्माण करने का काम होता है इस ऊपर वाले भाग का, वो कौन करता है? वो करता है साथियों गोल्जिकाय। और ये जो नीचे वाली पूंछ है, इस पूंछ का निर्माण जो करता है वो करता है आपका सेंट्रियोल। कौन करता है? सेंट्रियोल करता है ना। नीचे वाले भाग पूंछ का निर्माण करता है सेंट्रियोल। लेकिन हमें तो बात करनी है गोल्जिकाय की, क्योंकि गोल्जिकाय जो है ना वो शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करता है। अब एक्रोसोम क्या था वो मैंने आपको बता दिया, समझ में आपको आ गया होगा। दूसरे काम की बात करते हैं। दूसरा काम क्या करता है? आपकी जो पादप कोशिकाएं होती हैं, पादप कोशिका के अंदर एक आपकी मध्य पटलिका नाम की संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मध्य पटलिका नाम की संरचना। मध्य पटलिका नाम की संरचना पाई जाती है।
और इस मध्य पटलिका संरचना का जो निर्माण है वो कौन करता है? आपका गोल्जिकाय करता है। मध्य पटलिका करती क्या है? आपने देखा होगा कि ये पौधा है, पौधे में यहाँ पर भोजन बना है, वो भोजन सेवन विधि के द्वारा नीचे आ जाता है और यहाँ पर जल है वो ऊपर चला जाता है। तो वो किसके माध्यम से जाता है? वो चालनी नलिकाओं के माध्यम से जाता है। कहने का मतलब वो जो जाता है वो इन्हीं मध्य पटलिका कोशिकाओं के द्वारा जाता है। इन्हीं मध्य पटलिकाओं के द्वारा जो भोजन है वो ऊपर से नीचे और जल है वो नीचे से ऊपर जाता है। तो इन मध्य पटलिकाओं का निर्माण करने का काम भी किसका होता है? गोल्जिकाय का। और ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। क्वेश्चन पूछा गया था कि पादपों में मध्य पटलिका का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो गोल्जिकाय के द्वारा होता है। तीसरा जो इसका कार्य है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। तीसरा इसका जो कार्य है वो क्या है? तीसरा इसका जो कार्य साथियों वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का स्रावण करता है जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में तो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का स्रावण। इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट का स्रावण जंतु कोशिका में, कार्बोहाइड्रेट का स्रावण। अगर हम बात करते हैं यहीं पर पादप कोशिका की, किसकी बात करते हैं? पादप कोशिका की। तो पादप कोशिका में ये लिपिड का स्रावण करता है। किसका स्रावण करता है? लिपिड का स्रावण करता है। लिपिड का स्रावण करता है और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्रावी अंगक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका का स्रावी अंगक। कोशिका का स्रावी अंगक, है ना? स्रावी अंगक। कोशिका का जो स्रावी अंगक है वो गोल्जिकाय कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये जंतु कोशिका में कार्बोहाइड्रेट का स्रावण करता है और पादप कोशिका में लिपिड का स्रावण करता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जंतु कोशिका में गोल्जिकाय किसका स्रावण करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। और पादप कोशिका में लिपिड यानी वसा का संचरण करता है, स्रावण करता है। दोनों बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे, स्टार लगा सकते इस बात को आप। उसके बाद इसके 4 नंबर कार्य की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या काम करता है ये साथियों? जो भी पदार्थ के अंदर, कोशिका के अंदर जो पदार्थ बनते हैं, कोशिका में जो पदार्थ बनते हैं उनका परिवहन करने का काम करता है। कोशिका में जो पदार्थ बनते हैं, कोई भी पदार्थ बनो, चाहे वो प्रोटीन बनो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट बनो, है ना? तो कोशिका में जो पदार्थ बनते हैं उन पदार्थों का क्या करता है? परिवहन करता है। क्या करता है ये? परिवहन करने का कार्य करता है। परिवहन करने का कार्य करता है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? इसलिए इसे हम कोशिका का परिवहन तंत्र भी बोलते हैं। कोशिका का परिवहन तंत्र। कोशिका का परिवहन तंत्र किसको कहा जाता है? इसी गोल्जिकाय को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका में बने पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, है ना, इसके साथ राइबोसोम आपका प्रोटीन बनाता है तो प्रोटीन हो गया, इन सभी का परिवहन करने का काम कौन करता है? तो यही गोल्जिकाय करता है। इसलिए गोल्जिकाय को हम कोशिका का परिवहन तंत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका का परिवहन तंत्र भी बोलते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो कोशिका का स्रावी अंगक और कोशिका का परिवहन तंत्र दोनों के दोनों कौन है? गोल्जिकाय। यहां तक समझ में आया होगा आपको। अब बात करते हैं साथियों, ये जो आपका गोल्जिकाय होता है, गोल्जिकाय लाइसोसोम का निर्माण करता है। लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। लाइसोसोम का निर्माण इसी गोल्जिकाय के द्वारा होता है। इसके साथ साथ उपास्थि जो होती है हमारी उपास्थि, उन उपास्थियों का निर्माण भी कौन करता है? गोल्जिकाय करता है। उपास्थि यानी जो लचीली हड्डी होती है उसको हम उपास्थि बोल सकते हैं। जैसे कान में पाई जाती है उपास्थि होती है एक, है ना? तो उपास्थि का निर्माण करता है। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, उन अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या छुटवाता है? ये हार्मोन छुटवाता है। हार्मोन छुटवाने का कार्य करता है। इसके साथ साथ दोस्तों जो अंडा होता है, अंडा, तो अंडे के पित्तक का निर्माण भी कौन करता है? अंडे के पित्तक का निर्माण भी आपका यही गोल्जिकाय करता है। कौन करता है? गोल्जिकाय करता है। तो बात आपको समझ में आई होगी साथियों। पहली बात, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करना गोल्जिकाय का कार्य होता है। पादप के अंदर तो क्या करता है? पादप के अंदर जो मध्य पटलिका संरचना पाई जाती है उसका निर्माण भी इसी गोल्जिकाय के द्वारा होता है। जंतुओं में गोल्जिकाय कार्बोहाइड्रेट का स्रावण करता है और पादप कोशिका में लिपिड का स्रावण करता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका का स्रावी अंगक बोलते हैं। कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ बनते हैं, कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ बनते हैं उन पदार्थों का परिवहन करता है। इसलिए इसको हम कोशिका का परिवहन तंत्र भी बोलते हैं। लाइसोसोम हो गया, उपास्थि हो गई, अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन छुटवाना हो गया और अंडे के पित्तक का निर्माण करना हो गया। वो सभी का सभी काम किसका होता है? तो इसी गोल्जिकाय का होता है। ध्यान रखोगे। उम्मीद कर सकता हूं साथियों
बात आपको समझ में आई होगी। मैंने आपको गोल्जिका का टॉपिक कंप्लीट करवा दिया। पहले मैंने आपको गोल्जिका के बारे में कुछ बताया था पिछले वीडियो में, और आज मैंने आपको कार्य बताए हैं। अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपके लिए मेहनत पूरी करेंगे, दिल दो जान से मेहनत आपके लिए करूंगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। देखिए, अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। गोल्जिका के कार्य: शुक्राणु यानी नर युग्मक के एक्रोसोम का निर्माण करना। एक्रोसोम क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। पादपों में कोशिकाओं के मध्य पाई जाने वाली मध्य पटलिका का निर्माण करने में सहायक कौन होता है? गोल्जिका होता है। जंतु कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का स्रावण और पादप कोशिकाओं में लिपिड का स्रावण, पादप कोशिकाओं में लिपिड का स्रावण कौन करता है? गोल्जिका करता है। कोशिका में निर्मित पदार्थों का परिवहन, यानी कोशिका में जो भी पदार्थ बनते हैं, निर्मित पदार्थ का मतलब बनने वाले पदार्थ, कहां पर? कोशिका में। कोशिका में जितने भी पदार्थ बनते हैं उनका परिवहन करने का काम भी कौन करता है? साथियों, यही गोल्जिका करता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका का परिवहन तंत्र भी बोलते हैं। लाइसोसोम का निर्माण करना, उपास्थि का निर्माण करना, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन का स्रावण करवाना, अंडों में पित्तक का निर्माण करना, किसका काम है साथियों? गोल्जिका का काम है। समझ में आया होगा अच्छे से, है ना? समझ में आपको आया होगा। मैं आपके सामने लाइव तो नहीं हूं, लेकिन आपकी भावनाएं समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको एक एक बात 2-2, 3-3 बार बता दी। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साथियों, हम 6 पार्ट में आपको करवा चुका हूं, मतलब कोशिकांग 6 कोशिकांग आपको करवा चुका हूं। 7वें कोशिकांग की बात करते हैं, और 7वां कोशिकांग आपका है सेंट्रियोल। 7वां कोशिकांग कौन सा है? सेंट्रियोल। अब हम सेंट्रियोल के बारे में पढ़ते हैं। सेंट्रियोल क्या है? सबसे पहले बात आपको ध्यान रखनी साथियों, सेंट्रियोल जो है ना, इस सेंट्रियोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? सेंट्रियोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है, टी बावेरी। टी बावेरी नाम के व्यक्ति ने इसका क्या किया था? सर्वप्रथम प्रयोग किया था इस सेंट्रियोल शब्द का। सेंट्रियोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टी बावेरी नाम के व्यक्ति के द्वारा किया गया था साथियों। और ये किसके अंदर पाई जाती है? सेंट्रियोल जो होता है वो जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये किसके अंदर पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में। तथा निम्न श्रेणी के जो पादप होते हैं, निम्न श्रेणी के पादप, निम्न श्रेणी के जो पादप हैं, निम्न श्रेणी के पादपों में पाया जाता है, पादपों में उपस्थित होता है। अब आपसे पूछ ले कि सेंट्रियोल किसके अंदर उपस्थित होता है, तो ज्यादातर तो ये जंतुओं में होता है, ज्यादातर तो ये जंतु कोशिका में होता है, लेकिन निम्न श्रेणी के जो पादप होते हैं उनके अंदर भी आपका सेंट्रियोल पाया जाता है, निम्न श्रेणी के पादपों में। आई बात समझ में? निम्न श्रेणी के पादपों में भी सेंट्रियोल क्या करता है? पाया जाता है। लेकिन साथियों, एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, स्टार लगा के ये बात लिख सकते हो, नोट लगा के ये बात लिख सकते हो, कि जो आपके उच्च श्रेणी के पादप होते हैं, उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं, और एक आपका जो डाइटम होता है, डाइटम, डाइटम का मतलब सूक्ष्म शैवाल जिसको बोलते हैं, डाइटम होता है। इसके साथ साथ साथियों आपको ध्यान रखना है, उच्च श्रेणी के पादप हो गए, डाइटम हो गया, और इसके साथ साथ आपको एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे साथियों। मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रियोल होता है वो उच्च श्रेणी के पादपों में नहीं पाया जाता, डाइटम में नहीं पाया जाता, डाइटम का मतलब सूक्ष्म शैवाल में नहीं पाया जाता, और प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। लेकिन जंतु कोशिका में पाया जाता है, और जो निम्न श्रेणी के पादप होते हैं, निम्न श्रेणी के पादप, उनके अंदर क्या होता है? उपस्थित होता है। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साथियों, ये जो सेंट्रियोल होता है ये 2 कणों के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? 2 कणों के रूप में। और कहां पाया जाता है? 2 कणों के रूप में पाया जाता है, और केंद्रक के पास पाया जाता है। किसके पास है? केंद्रक के पास पाया जाता है। कैसे? देखिए, ये आपकी कोशिका है, ये आपका केंद्रक है। इस केंद्रक के पास में इस प्रकार के 2 कण पाए जाते हैं। इन कणों को संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं? इन कणों को संयुक्त रूप से बोलते हैं साथियों सेंट्रियोल। इन्हीं कणों को हम संयुक्त रूप से क्या बोल देते हैं? सेंट्रियोल बोल देते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन कणों को अलग अलग, इन कणों को अलग अलग कहा जाता है, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, डिप्लोसोम। इनको क्या कहा जाता है? डिप्लोसोम कहा जाता है। यानी इन 2 कणों को अलग अलग से डिप्लोसोम बोलते हैं, लेकिन इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, तब क्या बन जाता है? आपका सेंट्रियोल बन जाता है।
तो मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रियोल होता है वो दो कणों के रूप में पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के पास पाया जाता है, केंद्रक के पास पाया जाता है। और इन केंद्रकों को, इन छोटे छोटे कणों को हम क्या बोलते हैं? डिप्लोसोम बोलते हैं। और दो डिप्लोसोम मिलकर के किसका निर्माण कर देते हैं? आपका सेंट्रियोल का निर्माण कर देते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब ये केंद्रक के पास में पाया जाता है, इसलिए इस सेंट्रियोल का उपनाम आपको ध्यान रखना है, इसको हम कोशिका का केंद्रक भी बोलते हैं। कोशिका का केंद्रक, इसको हम कोशिका का केंद्रक भी बोलते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है साथियों। इस सेंट्रियोल की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रियोल आपका केंद्रक के पास में पाया जाता है, दो बिंदुओं के रूप में, दो कणों के रूप में, इसलिए इसको हम कोशिका का केंद्रक के नाम से भी जानते हैं। कोशिका का इसको केंद्रक भी कहा जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखोगे साथियों। उम्मीद कर सकता हूं बात आपको यहां तक समझ में आई होगी। अब बात करते हैं सेंट्रियोल किसका बना होता है, बना किसका होता है ये। तो अगर हम सेंट्रियोल की बात करते हैं तो सेंट्रियोल आपका जो बना होता है साथियों, वो प्रोटीन का बना होता है। और कौन सी प्रोटीन? ट्यूबिलिन प्रोटीन। ट्यूबिलिन प्रोटीन का बना होता है। कौन सी प्रोटीन का? ट्यूबिलिन प्रोटीन का बना होता है। समझ में आ रही है बात? सेंट्रियोल किसका बना होता है रासायनिक रूप से? तो ट्यूबिलिन प्रोटीन का बना होता है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, ये काम क्या करता है? इसका कार्य इंपॉर्टेंट है साथियों। इसका कार्य, एक तो कोशिका विभाजन में सहायता करता है। पहला काम तो कोशिका विभाजन में सहायता करना। कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन में सहायता करना। कोशिका विभाजन में सहायता करने का काम कौन करता है? यही सेंट्रियोल करता है। और दूसरा काम शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करना। शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करना। शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करने का काम कौन करता है? यही सेंट्रियोल करता है। यही सेंट्रियोल शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करने का कार्य करता है। मैंने आपको बताया था शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? तो आपका गोल्जिकाई करता है। लेकिन सेंट्रियोल की जो आपका शुक्राणु होता है उसकी पूंछ का निर्माण सेंट्रियोल के द्वारा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है साथियों, किसके बारे में? सेंट्रियोल के बारे में। उम्मीद कर सकता हूं आपको समझ में आई होगी। अब इसके बारे में थोड़ा रिवीजन हम कर लेते हैं। देखिए, सेंट्रियोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टी बावेरी नाम के व्यक्ति ने किया था। यह जंतु कोशिका और निम्न पादपों में पाई जाती है, जबकि उच्च पादप प्रोकैरियोटिक कोशिका और डाइटम में क्या होती है? अनुपस्थित होती है, जो मैंने आपको बताया था। जंतु कोशिका और निम्न पादपों में पाई जाती है, लेकिन उच्च पादप प्रोकैरियोटिक कोशिका और डाइटम में क्या होती है? अनुपस्थित होती है। यह कोशिकांग केंद्रक के पास पाया जाता है। किसके पास पाया जाता है? केंद्रक के पास पाया जाता है। दो कणिकाओं के रूप में। किसके रूप में? दो कणिकाओं के रूप में, दो कणों के रूप में पाया जाता है। और उन दोनों कणों को हम क्या बोलते हैं? डिप्लोसोम के नाम से जानते हैं। उन कणों को हम किसके नाम से जानते हैं? डिप्लोसोम के नाम से जानते हैं। रासायनिक रूप से यह कोशिकांग ट्यूबिलिन प्रोटीन का बना होता है। कौन सी प्रोटीन का बना होता है? ट्यूबिलिन प्रोटीन का बना होता है। और इसे हम कोशिका का केंद्रक भी कहते हैं, क्योंकि ये केंद्रक के पास में ही पाया जाता है, इसलिए इसको हम कोशिका का केंद्रक के नाम से भी जानते हैं। यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है और शुक्राणुओं की पूंछ का निर्माण करने का भी कार्य करता है। शुक्राणुओं की पूंछ का निर्माण भी आपका सेंट्रियोल ही करता है। तो उम्मीद कर सकता हूं साथियों अच्छे से आपको ये बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ से, कोशिकांग से। प्रत्येक कोशिकांग इंपॉर्टेंट है, सभी को अच्छे से पढ़ना है। 7 करवा दिए। अब आपका आता है नेक्स्ट 8 नंबर। वो आता है साथियों कौन सा? 8 नंबर आपका जो आता है वो आता है सूक्ष्मकाय। 8 नंबर कौन आता है? सूक्ष्मकाय आता है। 8 नंबर सूक्ष्मकाय। अब हम बात करेंगे सूक्ष्मकाय के बारे में। सूक्ष्मकाय क्या होता है? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इस सूक्ष्मकाय की खोज किसके द्वारा की गई थी? सूक्ष्मकाय की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो सूक्ष्मकाय की खोज की थी जे रोहेडेन नाम के व्यक्ति ने। जे रोहेडेन नाम के व्यक्ति ने। जे रोहेडेन ने इस सूक्ष्मकाय की खोज की थी, जो आपका कोशिका के अंदर ही पाया जाता है, एक कोशिकांग होता है। और इस जे रोहेडेन ने इस सूक्ष्मकाय को किसके अंदर खोजा था? तो चूहे का जो किडनी होती है, चूहे की जो किडनी होती है, चूहे की वृक्क में खोजा था इसको। चूहे की वृक्क में 3 बात आपको ध्यान रखनी है। चूहे की वृक्क में तो खोजा था सूक्ष्मकाय को,
चूहे के यकृत में खोजा गया था लाइसोसोम को। किसको? लाइसोसोम को। और एक आपको ध्यान रखना है साथियों, उल्लू की तंत्रिका कोशिका, उल्लू की जो तंत्रिका कोशिका है उसमें खोजा गया था गोल्जी काय को। किसको? गोल्जी काय को। ये 3 बात आपको ध्यान रखनी है। सूक्ष्म काय की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। इसके 2 प्रकार होते हैं। और वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहला जो प्रकार है, 1 नंबर जो है वो है प्रोक्सीसोम। 1 नंबर कौन सा है? प्रोक्सीसोम। प्रोक्सीसोम। मैंने क्या बताया कि जो सूक्ष्म काय है वो 2 प्रकार का होता है। एक का आपका प्रोक्सीसोम और दूसरा आपका होता है ग्लाइओक्सीसोम। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोक्सीसोम के बारे में। एक प्रोक्सीसोम और दूसरा आपका होता है ग्लाइओक्सीसोम। 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 ये 2 प्रकार होते हैं इसके सूक्ष्म काय के। तो सबसे पहले हम प्रोक्सीसोम के बारे में बात करते हैं। प्रोक्सीसोम क्या करता है? प्रोक्सीसोम के अंदर क्या पाया जाता है? तो इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। और एंजाइम होते कौन कौन से हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इससे प्रोक्सीसोम के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो प्रोक्सीसोम में एक तो आपका प्रोक्सीडेजेज, प्रोक्सीडेजेज, और दूसरा होता है केटालेजेज। दूसरा कौन सा होता है? केटालेजेज। दूसरा कौन सा होता है? केटालेजेज। प्रोक्सीडेज और केटालेजेज ये 2 एंजाइम होते हैं। ये किसके अंदर पाए जाते हैं? तो ये प्रोक्सीसोम में पाए जाते हैं। और प्रोक्सीसोम किसका भाग होता है? सूक्ष्म काय का भाग होता है। सूक्ष्म काय के प्रोक्सीसोम वाले भाग में प्रोक्सीडेजेज और केटालेजेज ये 2 एंजाइम पाए जाते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों सूक्ष्म काय, है ना, लेकिन पढ़ना जरूरी है, छोड़ नहीं सकते इसको। इसी प्रकार से हम अगर बात करते हैं तो ये कार्य क्या करता है, इसका काम क्या होता है? तो साथियों ये जो आपके प्रोक्सीडेजेज और जो केटालेजेज जो एंजाइम होते हैं ना, वो ज्यादातर पादपों के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं? पौधों के अंदर पाए जाते हैं, पादपों के अंदर। और पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 प्रकार की होती है। एक आपकी प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, प्रकाशिक, और एक आपकी अप्रकाशिक होती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है उसमें सहायता करने का काम कौन करते हैं? ये प्रोक्सीडेजेज और केटालेजेज एंजाइम करते हैं। यानी प्रोक्सीसोम क्या काम करता है? ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है उसमें सहायता करने का काम करता है। समझ में आई बात? प्रोक्सीसोम जो है ना वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है उसमें सहायता कौन करता है? प्रोक्सीसोम करता है। किसके माध्यम से? प्रोक्सीडेजेज और केटालेजेज एंजाइम की सहायता से। समझ में आई बात? बिल्कुल। अब हम बात करते हैं ग्लाइओक्सीसोम के बारे में। ग्लाइओक्सीसोम जो होता है ना, ग्लाइओक्सीसोम वो आपका अंकुरित बीजों में पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? अंकुरित बीजों में पाया जाता है। अंकुरित बीजों में पाया जाता है। अंकुरित बीजों में पाया जाता है। अंकुरित जो बीज होते हैं आपके, उनके अंदर कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो ग्लाइओक्सीसोम प्रकार पाया जाता है। किसका? सूक्ष्म काय का। इतनी सी बात ही आपको ध्यान रखनी थी सूक्ष्म काय के बारे में। उम्मीद कर सकता हूं बात आपको समझ में आई होगी। अब इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जे रोहेडेन नामक वैज्ञानिक ने चूहे के वृक्क में इसकी खोज की थी। चूहे का वृक्क मतलब किडनी के अंदर। यह 2 प्रकार का होता है। प्रोक्सीसोम, प्रोक्सीसोम में प्रोक्सीडेज और केटालेजेज एंजाइम पाए जाते हैं। प्रोक्सीडेज और केटालेजेज एंजाइम पाए जाते हैं और ये एंजाइम खास तौर से पौधों के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? पौधों के अंदर। और जब पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तो उसमें जो प्रकाशीय अभिक्रिया या फिर प्रकाशीय जो श्वसन होता है उसमें सहायता करने का काम किसका होता है? इन दोनों एंजाइमों का होता है। इसका मतलब प्रोक्सीसोम जो है ना वो हरे पौधों में प्रकाशीय श्वसन करने का कार्य करता है। प्रोक्सीसोम किसके माध्यम से? इन दोनों एंजाइमों के माध्यम से। अगला है ग्लाइओक्सीसोम। ग्लाइओक्सीसोम के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यह अंकुरित बीजों में तथा वसा युक्त भ्रूणपोष में पाया जाता है। वसा युक्त यानी जो जिनके अंदर वसा पाई जाती है, ऐसे भ्रूणों के अंदर भी कौन सा एंजाइम होता है, कौन सा सूक्ष्म काय होता है? तो ग्लाइओक्सीसोम आपका सूक्ष्म काय होता है। किसके अंदर?
बीजों के अंदर, अंकुरित बीजों के अंदर और वसा युक्त भ्रूणपोष के अंदर। तो ये था साथियों आपका 8 नंबर सूक्ष्म काय जो आपको याद रखना था। मैंने आपको स्टार्टिंग करवाई थी कोशिका से, कोशिका को स्टार्ट करवाया मैंने। उसके बाद मैंने बताया कि जो कोशिका है उसके 2 भाग होते हैं। पहला भाग मैंने आपको बताया था साथियों, पहला भाग मैंने आपको बताया था कोशिका भित्ति या फिर झिल्ली। दूसरा भाग मैंने आपको बताया था, पहला भाग कोशिका भित्ति या फिर झिल्ली, दूसरा भाग मैंने आपको बताया था जीव द्रव्य। दूसरा भाग मैंने क्या बताया था? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के मैंने आपको 2 भाग बताए थे। एक भाग मैंने आपको कोशिका द्रव्य बताया था, एक भाग मैंने आपको कोशिका द्रव्य बताया था, और दूसरा भाग मैंने आपको केंद्रक बताया था। फिर मैंने आपको कोशिका द्रव्य करवाना स्टार्ट किया था और इसमें हमारे कोशिकांग थे वो मैंने करवा दिए। अब बात आती है किसकी? केंद्रक की। किसकी बात आती है? केंद्रक की। यानी ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। कोशिका द्रव्य को हमने कंप्लीट कर लिया, इसके अंदर कोशिकांग थे उनको कंप्लीट कर लिया। अब हमें पढ़ना है 2 नंबर टॉपिक हमारा, किसका? जीव द्रव्य का 2 नंबर टॉपिक। जीव द्रव्य का 2 नंबर टॉपिक केंद्रक के बारे में पढ़ना है। सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि क्रमबद्ध अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। इसलिए क्रमबद्ध अध्ययन करना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ तक कोई तकलीफ? मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ते हुए मैं बात करता हूँ केंद्रक की। किसकी बात करता हूँ? केंद्रक की बात करता हूँ। अब हम बात करते हैं केंद्रक की। हमने सभी कोशिकांग पढ़ लिए, अब बात आती है केंद्रक। अब केंद्रक की अगर हम बात करते हैं तो केंद्रक के बारे में बहुत सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत सारी बातें, ठीक है ना। सबसे पहली बात केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहली बात केंद्रक की जो खोज है वो 1831 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन नाम के व्यक्ति के द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद आपको पता होना चाहिए साथियों, ये जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक को कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कहा जाता है। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो आपका केंद्रक ही होता है। कौन होता है? केंद्रक ही होता है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अब केंद्रक क्या करता है? कोशिका के सभी कार्यों पर नियंत्रण करता है। कोशिका के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। कोशिका के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है। क्या रखता है? नियंत्रण। कोशिका के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है, इसलिए इस केंद्रक के कुछ उपनाम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ये कोशिका के सभी कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखता है, इसलिए साथियों इसको कोशिका का संचालक और नियंत्रक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संचालक और नियंत्रक। संचालक व नियंत्रक किसका? कोशिका का। कोशिका का संचालक और नियंत्रक किसको कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। यानी डायरेक्टर और कंट्रोलर किसको कहा जाता है? केंद्रक को। उसके बाद 2 नंबर आपको ध्यान रखना है साथियों, कोशिका का प्रबंधक व मस्तिष्क। कोशिका का प्रबंधक भी किसको कहा जाता है? इसी केंद्रक को कहा जाता है। और कोशिका का मस्तिष्क भी किसे कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क भी आपका केंद्रक को ही कहा जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? मैंने आपको क्या बताया कि ये केंद्रक जो होता है वो कोशिका के सभी कार्यों के ऊपर नियंत्रण करता है। कोशिका के सभी कार्यों पर नियंत्रण करता है, इसलिए इसके कुछ उपनाम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। उपनाम सबसे पहला है उसका संचालक व नियंत्रक। कोशिका का संचालक व नियंत्रक किसको कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। कोशिका का प्रबंधक किसको कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। और इसी प्रकार से कोशिका का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? तो साथियों केंद्रक को ही कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? सभी कार्यों के ऊपर नियंत्रण करता है। जैसे हमारे शरीर के ऊपर नियंत्रण करने का काम किसका है? तो हमारे मस्तिष्क का है। तो कोशिका के ऊपर नियंत्रण करता है केंद्रक, इसलिए इसको मस्तिष्क बोलते हैं। आई बात समझ में? बिल्कुल। तो यहां तक बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। सबसे बड़ा कोशिकांग माना जाता है, सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है, इसलिए इसको संचालक नियंत्रक, कोशिका का प्रबंधक और कोशिका का मस्तिष्क के नाम से इनको जाना जाता है। अब केंद्रक जो होता है साथियों वो मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है। केंद्रक के अंदर 3 संरचनाएं पाई जाती हैं। कितनी संरचनाएं पाई जाती हैं? 3 संरचना। केंद्रक के अंदर 3 संरचना पाई जाती हैं, और सबसे पहली जो संरचना है साथियों उसका नाम है केंद्रक झिल्ली। सबसे पहले बात आती है किसकी? केंद्रक झिल्ली की बात आती है। उसके बाद 2 नंबर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केंद्रिका के बारे में,
केंद्रक द्रव्य के बारे में। किसके बारे में? केंद्रक द्रव्य के बारे में बात करेंगे। 2 नंबर हम केंद्रक द्रव्य के बारे में बात करेंगे और 3 नंबर जो हमारा आएगा वो आएगा केंद्रिका। केंद्रिका 3 नंबर केंद्रिका। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो केंद्रक होता है उसकी 3 संरचनाएं होती हैं। ये 3 संरचनाओं में बंटा होता है केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य और केंद्रिका। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रक झिल्ली की। सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं? केंद्रक झिल्ली की करते हैं। तो साथियों केंद्रक झिल्ली जो होती है ना, ये दोहरी झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है? दोहरी झिल्ली, मतलब 2 आवरण होते हैं इसके। दोहरी झिल्ली का मतलब 2 आवरण होते हैं और इस झिल्ली के ऊपर छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों को हम क्या बोलते हैं? उन छिद्रों को बोलते हैं केंद्रकीय छिद्र। क्या बोलते हैं? केंद्रकीय छिद्र बोलते हैं। केंद्रकीय छिद्र बोलते हैं। कैसे? जैसे मान लो ये हमारा केंद्रक है, इस केंद्रक के ऊपर आपकी क्या पाई जाती है? 2 झिल्ली पाई जाती हैं इस प्रकार से। एक ये झिल्ली हो गई, एक ये झिल्ली हो गई और इस झिल्ली के अंदर इस प्रकार से छेद पाए जाते हैं, सूक्ष्म छेद पाए जाते हैं और इन सूक्ष्म छेदों को हम क्या बोलते हैं? इन सूक्ष्म छेदों को बोलते हैं केंद्रकीय छेद। क्या बोलते हैं? केंद्रकीय छेद बोलते हैं। आई बात समझ में? बिल्कुल। अब इस केंद्रक झिल्ली का, ये जो आपको केंद्रक झिल्ली दिखाई दे रही है, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? केंद्रक झिल्ली का जो निर्माण है साथियों वो अंतः पृथ्वी जालिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा? अंतः पृथ्वी जालिका के द्वारा। इसका निर्माण अंतः पृथ्वी जालिका के द्वारा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है केंद्रक झिल्ली के बारे में। केंद्रक झिल्ली दोहरी झिल्ली होती है। इसके ऊपर अनेक छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम केंद्रकीय छिद्र बोलते हैं। और साथियों इस केंद्रकीय छिद्र या फिर इस दोहरी झिल्ली का जो निर्माण है वो अंतः पृथ्वी जालिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा? अंतः पृथ्वी जालिका के द्वारा। यहां तक कोई तकलीफ? मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं है। अब हम बात करते हैं किसकी? केंद्रक द्रव्य की। 2 नंबर हम बात करते हैं किसकी? केंद्रक द्रव्य की। केंद्रक द्रव्य क्या है? केंद्रक द्रव्य की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात आती है केंद्रक द्रव्य। जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है, मैंने अभी बताया था ये आपकी कोशिका झिल्ली है। इस कोशिका झिल्ली के अंदर इस प्रकार से तरल पदार्थ पाया जाता है। इस कोशिका झिल्ली के अंदर क्या पाया जाता है? तरल पदार्थ। और इस तरल पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव बोलते हैं। समझ में आई बात? यानी जो आपकी कोशिका झिल्ली होती है उसके अंदर एक पारदर्शी पदार्थ पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव। और इस केंद्रक द्रव का ही दूसरा नाम क्या है? इस केंद्रक द्रव का ही दूसरा नाम है कैरियोलिम्फ। क्या नाम है? कैरियोलिम्फ। इस केंद्रक द्रव को हम कैरियोलिम्फ के नाम से भी जानते हैं। इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको हम कैरियोलिम्फ या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। यानी आपकी जो झिल्ली होती है, ये वाली झिल्ली जो थी, इसके अंदर इस प्रकार से तरल पारदर्शी पदार्थ पाया जाता है। उस तरल पारदर्शी पदार्थ को केंद्रक द्रव बोलते हैं और इस केंद्रक द्रव को ही कैरियोलिम्फ या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो आपका केंद्रक द्रव होता है, ये जो आपका केंद्रक द्रव होता है साथियों, इसमें धागों का जाल पाया जाता है। किसका जाल पाया जाता है? धागों का जाल पाया जाता है इसी केंद्रक द्रव में। केंद्रक द्रव में धागों का जाल पाया जाता है और इस धागों के जाल को बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क बोलते हैं। यानी मैंने बताया कि जो केंद्रक द्रव होता है उसमें महीन धागों का जाल पाया जाता है जिसको हम क्रोमेटिन नेटवर्क के नाम से जानते हैं। क्रोमेटिन नेटवर्क के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है? जब कोशिका विभाजन होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है उस टाइम, जब कोशिका का विभाजन होता है तो उस टाइम ये क्रोमेटिन नेटवर्क के जो धागे होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अलग अलग। कब? जब कोशिका का विभाजन होता है। जब कोशिका का विभाजन होता है तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क के जो धागे होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और वो धागे अलग अलग होकर के इस प्रकार की घुंडीनुमा संरचना बना लेते हैं। इस प्रकार की घुंडीनुमा संरचना बना लेते हैं। इन घुंडीनुमा संरचना को हम क्या बोलते हैं साथियों? गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। इस घुंडीनुमा संरचना को हम किस नाम से जानते हैं? गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। यहां तक आपको समझ में आया होगा? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बार फिर से देख लीजिए।
मैंने आपको बताया कि जो केंद्रक होता है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। केंद्रक की जो खोज जो है साथियों वो की गई थी किसके द्वारा, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। कोशिका का सबसे बड़ा अंग जो है ना वो आपका कौन होता है, कोशिका सबसे बड़ा जो कोशिका अंग होता है वो केंद्रक होता है। कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है, इसलिए इसको हम कोशिका का संचालक और नियंत्रक बोलते हैं। इसको हम प्रबंधक बोलते हैं कोशिका का। और कोशिका का मस्तिष्क भी किसको कहा जाता है, केंद्रक को ही कहा जाता है। केंद्रक मुख्य रूप से 3 संरचनाओं में बंटा होता है और वो 3 संरचना में सबसे पहले बात आती है केंद्रक झिल्ली की, उसके बाद केंद्रक द्रव की और उसके बाद केंद्रिका की। सबसे पहले बात की हमने केंद्रक झिल्ली की। जो केंद्रक झिल्ली होती है वो दोहरी झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली होती है और इसके ऊपर छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों को हम केंद्रकीय छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रकीय छिद्र बोलते हैं। और इस दोहरी झिल्ली का जो निर्माण है, इस दोहरी झिल्ली का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है, अंतःपरद्वी जालिका के द्वारा होता है। उसके बाद मैंने बताई आपको केंद्रक द्रव्य की बात। केंद्रक द्रव्य क्या होता है, यानी आपकी ये जो कोशिका झिल्ली थी, ये जो कोशिका झिल्ली थी, इस कोशिका के अंदर महीन इस प्रकार से पारदर्शी क्या पाया जाता है, पारदर्शी तरल पदार्थ पाया जाता है कोशिका झिल्ली के अंदर। और उसी पारदर्शी पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव बोलते हैं। इस केंद्रक द्रव के अंदर महीन धागों का जाल पाया जाता है और उन महीन धागों के जाल को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क बोलते हैं। जब कोशिका का विभाजन होता है तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क के धागे अलग अलग होकर के घुंडीनुमा संरचना बना लेते हैं और उस घुंडीनुमा संरचना को हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। यहां तक समझ में आया होगा अच्छे से, बिल्कुल। अब देखिए साथियों, मैं इसके आगे आपको करवाता हूं नेक्स्ट हमारा जो है ना वो है 3 नंबर, तीसरा पार्ट इसका वो है आपकी केंद्रिका। तीसरा पार्ट कौन सा है, केंद्रिका। अब हम केंद्रिका के बारे में बात करते हैं, केंद्रिका क्या है, बात हम केंद्रिका के बारे में करते हैं। तो सबसे पहले बात आपको ध्यान रखनी है साथियों, इस केंद्रिका की खोज किसने की थी। केंद्रिका की जो खोज है वो फोंटाना नाम के व्यक्ति ने की थी। किसने की थी, फोंटाना नाम के व्यक्ति ने। केंद्रक की खोज फोंटाना नाम के व्यक्ति के द्वारा की गई थी और ये केवल और केवल यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। किसके अंदर, केवल यूकेरियोटिक कोशिका में, यूकेरियोटिक कोशिका में। यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है, जिसके अंदर केंद्रक पाया जाए, जिसके अंदर केंद्रक पाया जाए। जिसके अंदर केंद्रक होगा तभी तो ये केंद्रिका पाई जाएगी। भी केंद्रक का ही भाग क्या है, आपका केंद्रिका है। अगर केंद्रक नहीं है तो केंद्रिका नहीं है, अगर केंद्रक है तो आपकी केंद्रिका है। तो यूकेरियोटिक में ही पाई जाती है, क्योंकि यूकेरियोटिक केंद्रीय आपका क्या पाया जाता है, केंद्रक। प्रोकैरियोटिक में आपका केंद्रक नहीं होता, इसलिए आपकी केंद्रिका भी नहीं होती। अब बात आती है कि ये काम क्या करती है, इसका कार्य क्या है। तो साथियों जो केंद्रिका होती है ये काम क्या करती है, पहला काम केंद्रक के ऊपर नियंत्रण रखने का काम करती है। केंद्रक पर नियंत्रण, केंद्रक के ऊपर क्या करती है, नियंत्रण रखती है। और केंद्रक है ना वो पूरी कोशिका पर नियंत्रण रखता है, लेकिन इस केंद्रक के ऊपर नियंत्रण कौन रखती है, केंद्रिका। केंद्रक केंद्रिका यानी केंद्रक की पत्नी कौन है, केंद्रिका है। भाई केंद्रक है वो तो सभी देश के ऊपर क्या कर रहा है, या पूरे मतलब कोशिका के ऊपर मतलब क्या रखता है, नियंत्रण रखता है। लेकिन इसको टैकल कौन करेगी, भाई इसकी पत्नी करेगी। इसकी पत्नी का नाम क्या है, केंद्रिका। तो केंद्रिका केंद्रक का नियंत्रण करती है। इसके साथ साथ दूसरा जो इसका कार्य है वो है आरएनए का निर्माण करना। आरएनए का निर्माण करना, मैंने आपको बताया था आरएनए के कई प्रकार होते हैं, आरएनए, एमआरएनए। तो इस आरएनए का काम निर्माण करने का काम कौन करता है, तो केंद्रिका करती है। और इसका जो तीसरा कार्य होता है वो होता है साथियों राइबोसोम का निर्माण करना। इसका निर्माण करना, राइबोसोम का निर्माण करना किसका काम होता है, इसी केंद्रिका का होता है, राइबोसोम का निर्माण करना। तो उम्मीद कर सकता हूं बात आपको समझ में आई होगी साथियों। यहां तक मैंने आपको केंद्रिका तक करवा दिया, यानी केंद्रक का टॉपिक मैंने मेरी तरफ से कंप्लीट करवा दिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं। चलिए देखिए, बात करते हैं केंद्रक की। तो केंद्रक की जो खोज है वो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के व्यक्ति के द्वारा की गई थी। इसे कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग माना जाता है। यह कोशिका के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है, इसलिए इसे हम कोशिका का संचालक व नियंत्रक, कोशिका का प्रबंधक व कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं।
इसमें निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं। सबसे पहले केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली दोहरी झिल्ली होती है जिसके ऊपर अनेक छिद्र होते हैं और इन अनेक छिद्रों को हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय छिद्र बोलते हैं। और इस केंद्रीय छिद्रों का या फिर इस केंद्रक झिल्ली का जो निर्माण है वो अंतः परद्वी जालिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा? अंतः परद्वी जालिका के द्वारा इसका निर्माण होता है। उसके बाद हमने बात की थी केंद्रक द्रव की। यह कोशिका झिल्ली के भीतर पाया जाने वाला पारदर्शी पदार्थ होता है। यह आपकी कोशिका झिल्ली है दोहरी, इसके अंदर इस प्रकार से तरल पदार्थ पाया जाता है पारदर्शी, और इसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव बोलते हैं। और केंद्रक द्रव को कैरियोलिम्फ या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रक द्रव्य में महीन धागों की जाल जैसी संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क बोलते हैं। और जब कोशिका का विभाजन होता है तो क्रोमेटिन नेटवर्क के धागे अलग अलग होकर के छड़ जैसी संरचना बना लेते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया था। फिर बात हमने केंद्रिका की थी, तो इसकी खोज फोंटाना नाम के व्यक्ति के द्वारा की गई थी। यह केवल यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है और इसका कार्य आरएनए का निर्माण करना, राइबोसोम का निर्माण करना और केंद्रक के ऊपर नियंत्रण रखना। केंद्रक के ऊपर नियंत्रण रखने का काम भी कौन करती है? केंद्रिका करती है। केंद्रिका का टॉपिक केंद्रक का टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, नोट के अंदर मैं आपको बात बताता हूं, समझना साथियों की बात को समझने की कोशिश करनी है, आपको समझने की कोशिश करनी। देखिए, नोट में सबसे पहले लिखा है मैंने कि आरबीसी, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, नील हरित शैवाल, विषाणु आदि में केंद्रक नहीं पाया जाता। अब केंद्रक किसके अंदर नहीं पाया जाता? आरबीसी में नहीं पाया जाता, माइकोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता, जीवाणु के अंदर नहीं पाया जाता, नील हरित शैवाल में नहीं पाया जाता और विषाणु के अंदर भी आपका केंद्रक नहीं होता है। समझ में आई बात? बिल्कुल। अब हमारा जो केंद्रक होता है उस केंद्रक के अंदर आपके डीएनए और आरएनए होते हैं। यानी क्या होता है? ये आपकी कोशिका है, यहां पर ये क्या है? आपका केंद्रक है। इस केंद्रक के अंदर आपको क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा और क्या मिलेगा? आरएनए मिलेगा। अब ये जो डीएनए और आरएनए होते हैं ना, ये क्या करते हैं? ये जो कोशिका के अंदर कोशिकांग हैं उनके गुणों को अगली पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। अगली पीढ़ी में ले जाने का काम किसका होता है? इसी डीएनए का होता है, जो कहां पाया जाता है? केंद्रक के अंदर पाया जाता है। तो ध्यान रखना, केंद्रक में डीएनए और आरएनए भी पाए जाते हैं। और डीएनए का पूरा नाम आपका होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का जो क्रियात्मक खंड है उसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। डीएनए जो होता है डीएनए जो होता है साथियों, इस डीएनए को बोलते हैं आनुवंशिक पदार्थ। क्या बोलते हैं? आनुवंशिक पदार्थ बोलते हैं। इस डीएनए को तो हम आनुवंशिक पदार्थ बोलते हैं। और ये डीएनए जिस खंड के माध्यम से, यानी ये मान लो हमारा डीएनए है और ये डीएनए इतने खंड के माध्यम से काम कर रहा है, इसके माध्यम से काम कर रहा है, तो इस खंड को हम क्या बोलेंगे? इस खंड को बोल देंगे जीन। क्या बोल देंगे? जीन बोल देंगे। यानी डीएनए का जो क्रियात्मक खंड है, यानी डीएनए का वह भाग जो काम करता है, डीएनए का वह भाग जो काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। ठीक है ना? वह भाग जो काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। ये बात आप ध्यान रखोगे। और डीएनए को हम आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं क्योंकि यह लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आनुवंशिक पदार्थ बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। केंद्रक जो आपका डीएनए होता है, डीएनए को तो हम आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं और डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम जीन बोलते हैं। और जीन को हम आनुवंशिक इकाई के रूप में भी जान सकते हैं। आनुवंशिक इकाई एक आनुवंशिक पदार्थ है और एक आपकी आनुवंशिक इकाई है। आनुवंशिक पदार्थ तो जीन को कहा जाता है और आनुवंशिक इकाई किसको कहा जाता है? तो जीन को कहा जाता है। और जीन क्या होता है? डीएनए का क्रियात्मक खंड होता है, यानी वह भाग डीएनए का जो काम करता है वही जीन कहलाता है। आई बात समझ में? डीएनए का पूरा नाम और आरएनए का पूरा नाम मैं आपको बता चुका हूं। अच्छे से याद कर लेना, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। अब हम महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यानी मैंने कोशिका का टॉपिक कंप्लीट आपको करवा दिया आज। अब कोशिका से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं थोड़े थोड़े आपको बता देता हूं, जो मैं आपको पीछे नहीं करवा पाया वो बता देता हूं। देखिए, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? तो राइबोसोम होता है। अब ये याद रखना पड़ेगा आपको।
कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, जंतु कोशिका की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा कोशिकांग आपका केंद्रक होता है। लेकिन यहीं पर बात पादप कोशिका की आ जाती है, तो पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है? लवक होता है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग आपका कौन होता है? लवक होता है। आई बात समझ में? बिल्कुल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे लंबी कोशिका आपकी तंत्रिका कोशिका होती है। और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर आप मेरी रेगुलर क्लास देख रहे हैं तो इन क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, ये इंपॉर्टेंट बात है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जीवाणुओं में क्या नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो इसके स्थान पर क्या होता है? इसके स्थान पर मिजोसोम्स होता है। क्या होता है? मिजोसोम होता है। क्या होता है? मिजोसोम, जो श्वसन से संबंधित होता है। यानी ये जो मिजोसोम होता है ना, ये जीवाणुओं में क्या करता है? श्वसन का कार्य करता है। जीवाणुओं में श्वसन का कार्य कौन करता है? मिजोसोम करता है। ये बात पे आप ध्यान रखोगे। तो जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसके स्थान पर क्या होता है? मिजोसोम होता है, जो श्वसन से संबंधित है। जो किससे संबंधित है? श्वसन से संबंधित है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में कोर्क के अंतर्गत रॉबर्ट हुक ने की थी, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। और कोशिका का चित्र, ये इंपॉर्टेंट बात है कि कोशिका का जो चित्र है वो सबसे पहले माइक्रोग्रेफिया नाम की पुस्तक थी, उसमें प्रदर्शित किया गया था। किसके अंदर? माइक्रोग्रेफिया पुस्तक में प्रदर्शित किया गया था। और इस माइक्रोग्रेफिया पुस्तक को किसने लिखा था? तो रॉबर्ट हुक ने इस पुस्तक को लिखा था। और इसी पुस्तक में सर्वप्रथम कोशिका का चित्र प्रदर्शित किया गया था। तो उम्मीद कर सकता हूं साथियों आपको समझ में आया होगा। हमारा ये कोशिकांग या फिर कोशिका का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब इससे आगे हमें पढ़ना है उत्तक। उत्तक मैं आपको करवाऊंगा कल से। आज की इस वीडियो में इतना ही साथियों। अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथियों मेहनत पूरी आपके लिए और पूरी करते रहेंगे। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बस आप सपोर्ट बनाए रखिए, सहयोग अपना देते रहिए। बस थोड़ा सा आप शेयर कर दीजिए वीडियो को। आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए, अपना टाइम देने के लिए, अच्छी बातें सीखने के लिए। धन्यवाद आपको। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।